Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 104, that is Planning and Management of Higher Education. The topic of discussion is Importance of Timetable in Higher Education Institution and Principles in Timetable Construction. आज हम लोग बात करेंगे कि एक उच्च शिक्षण संस्थान में समय सारणी का क्या महत्व है और उच्च शिक्षण संस्थानों में समय सारणी बनाने के कौन कौन से सिद्धांत हैं। उच्च शिक्षण संस्थान में, हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टेबल केवल एक प्रोग्राम नहीं है, एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, दक्षता, संतुलन बनाए रखना, संतुलित होकर सीखना, इन सब बातों को सुनिश्चित करने का एक ढांचा है। केवल ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल बना दे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है, बस ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि स्टूडेंट में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। स्टूडेंट अपने को तैयार कर रहे हैं, उस चीज के प्रति अपने में इफेक्टिवनेस ला रहे हैं और बैलेंस होकर चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके लिए टाइम टेबल बनाया जाता है। यह शैक्षणिक गतिविधियों को व्यवस्थित करता है, संसाधनों को सर्वोत्तम उपयोग करवाता है और छात्रों और शिक्षकों दोनों को शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सहयोग करता है। मतलब ये स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट को और टीचर को क्या क्या अपने ऑब्जेक्टिव है, सीखने का क्या ऑब्जेक्टिव है, सिखाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, इस पर ध्यान देता है। जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, इसको समझाता है। और साथ में टाइम टेबल के साथ साथ कौन कौन सी एक्टिविटी करना है ताकि हम अपने एजुकेशन को और इफेक्टिव बना सकें, इन सब बातों को समझाता है। देखते हैं उच्च शिक्षा में समय सारणी का क्या महत्व है। तो उच्च शिक्षा में जो समय सारणी का सबसे पहला महत्व है वह है एकेडमिक डिसिप्लिन, शैक्षणिक अनुशासन। शैक्षणिक अनुशासन एक संरचित समय सारणी छात्रों और संकाय में समय पालन और नियमितता को स्थापित करती है। स्टूडेंट और जो सेशन है या जो फैकल्टी है, उन दोनों को आपस में मिलाने का काम टाइम टेबल करता है। अगर एक कॉलेज में क्लास चल रहा है, स्टूडेंट आकर बैठ रहे हैं, टीचर पढ़ा कर निकल जा रहे हैं, तो इससे हमारा क्या क्या जो है उस फैकल्टी के अंदर है स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा और उसे ये भी पता नहीं चलेगा हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अगर टाइम टेबल रहेगा तो उसे पता चलेगा कि हाँ, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ाने वाले ये टीचर्स अवेलेबल हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि एकेडमिक डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए टाइम टेबल बनाया जाए। पॉइंट नंबर 2, बैलेंस लर्निंग, संतुलित शिक्षण। टाइम टेबल जो है वो लर्निंग को बैलेंस बनाकर रखता है। यह बतलाता है कि व्याख्यान का समय क्या है, ट्यूटोरियल का समय क्या है, प्रैक्टिकल का समय क्या है, लैब का समय क्या है, साथ में मिलकर पढ़ने का समय क्या है, कब हमें साथ मिलकर पढ़ना है, कब ग्रुप डिस्कशन करना है, कब डिबेट करना है। तो ये सब हमें टाइम टेबल से ही पता चलता है और टाइम टेबल हर चीज में एक बैलेंस बनाकर चलता है और निर्धारित समय पर सारी चीजें पूरी हो जाती है ताकि टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हो जाए, टाइम पर एग्जाम हो जाए और उसका उचित इवैल्यूएशन हो सके, उसका मूल्यांकन हो सके। पॉइंट नंबर 3, ऑप्टिमल रिसोर्सेस, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, उसमें लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, लेक्चर के लिए टीचर्स क्लासरूम है, सेशन है। तो इन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने से ही स्टूडेंट सीख पाएगा। अगर स्टूडेंट केवल क्लासरूम में बैठ रहा है और वहां से लेक्चर सुनकर घर जा रहा है, प्रैक्टिकल के लिए लैब नहीं जा रहा है या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो इससे वो अधूरा ज्ञान सीख पाएगा, पूरा चीज नहीं सीख पाएगा।
तो टाइम टेबल इन सब चीजों में बैलेंस बनाकर प्रॉपर अलॉटमेंट करता है कि कितने समय किस काम में दे रहे हैं आप। इससे हमारा जो रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है। पॉइंट नंबर 4, स्टूडेंट्स इंगेजमेंट, छात्र सहभागिता। टाइम टेबल से स्टूडेंट और टीचर दोनों को इन्वॉल्व कराकर एजुकेशन को देने का काम पूरा किया जाता है। जब तक स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे वो चीजों को ठीक से सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, उनको लगेगा एजुकेशन हमारे लिए एक बोझ है, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। इसलिए स्टूडेंट का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। इससे टीचर्स को भी हेल्प मिलता है कि जब स्टूडेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सीखने में अपनी उत्साहित होते हैं सीखने के प्रति और अपनी क्यूरियोसिटी दिखाते हैं। तो टाइम टेबल इस काम को आसान कर देता है कि स्टूडेंट के अंदर सीखने के लिए प्रेरणा जगती है और समय पर काम पूरा हो जाता है, स्टूडेंट को पढ़ाई बोझ नहीं लगती। पॉइंट नंबर 5, फैकल्टी प्लानिंग, संकाय योजना। संकाय योजना में शिक्षक किसी फैकल्टी को तैयार करने के लिए लेसन प्लान करता है, उसको पूरा करने के लिए लेसन प्लान करता है कि ताकि समय पर कोर्स कंप्लीट हो जाए। किस पार्ट को कितना देर पढ़ाना है, कितना सेशन उसमें देना है, कितना समय देना है, कब टेस्ट लेना है, ये सब प्लानिंग करके कोशिश किया जाता है कि समय पर मेरा फैकल्टी में जो करिकुलम है उसको पूरा कर दिया जाए और एग्जाम लेकर स्टूडेंट को इवेल्युएशन करके उसे समय पर डिग्री प्रोवाइड कर दी जाए। पॉइंट नंबर 6, कोऑर्डिनेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, समन्वय और पारदर्शिता। समन्वय और पारदर्शिता का मतलब हुआ कि स्टूडेंट और टीचर के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को समझे और टीचर स्टूडेंट को समझ के पढ़ाने का काम करे, स्टूडेंट टीचर को समझे और उनकी बातों को सुनकर एजुकेशन को पूरा करे। समन्वय का काम बहुत जरूरी है क्योंकि सभी स्टूडेंट का जो सीखने का क्षमता है एक जैसा नहीं होता। कुछ स्टूडेंट काफी तेजी से सीखते हैं, कुछ स्टूडेंट कमजोर होते हैं जो धीरे धीरे सीखते हैं और कुछ स्टूडेंट मध्यम प्रकार के होते हैं। साथ ही जो संकाय है, जो फैकल्टी है, वो सबको समझ में नहीं आती, तो इस सब के बीच एक समन्वय होना चाहिए और टीचर्स और स्टूडेंट के बीच एक पारदर्शिता भी होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट के हित को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन का काम पूरा किया जा सके। आगे देखेंगे कि किन किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है एक समय सारणी को तैयार करने में। तो एक समय सारणी को तैयार करने में, टाइम टेबल को तैयार करने में जिन चीजों का पालन किया जाता है उसमें सबसे पहला चीज है रेगुलेटरी एंड डिसिप्लिन, नियमितता और अनुशासन। नियमितता और अनुशासन इस बात को समझाता है कि हमारा जो कुरिकुलम है वो रेगुलर होना चाहिए। तो टाइम टेबल में उस कुरिकुलम से जुड़े हुए सब्जेक्ट जो है या टॉपिक जो है वो रेगुलर होने चाहिए, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से होने चाहिए। बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए उसमें। अगर बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा तो स्टूडेंट पहले सिखाई गई चीजों को भूल जाएंगे और नई चीजों उनके लिए बोझ लगने लगेगी, समय का पालन नहीं हो पाएगा सही से। दूसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन बनाए रखना। कुरिकुलम से ये जो चीजें बढ़ाई जाती है उसको समय पर पढ़ाना जरूरी हो जाता है, तो उसके लिए टाइम टेबल चाहिए और टाइम टेबल ये अनुशासन बतलाता है, इस चीज को समझाता है कि हमें समय पर प्रेजेंट होकर उन चीजों को पूरा कर लेना है। और अगर ऐसा नहीं किया जाए तो एग्जाम के समय में स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा और वो चीजों को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा एग्जाम में। पॉइंट नंबर 2, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा लेक्चर है वो बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। इसके लिए लेक्चर को ट्यूटोरियल फॉर्म में, प्रैक्टिकल के रूप में, असाइनमेंट के रूप में, एक्टिविटी के रूप में तैयार करके स्टूडेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट को पढ़ाई बोझ ना लगे। पॉइंट नंबर 3, ऑप्टिमल रिसोर्सेस, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग।
जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए ताकि स्टूडेंट को सीखने में दिक्कत ना हो और सही से सीख पाए। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। जो हमारा टाइम टेबल है फ्लेक्सिबल हो, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टाइम टेबल को चेंज किया जाए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि चेंज ही नहीं किया जा सकता। मान लीजिए बीच में कोई टीचर छुट्टी में चले गए या कोई टीचर बीमार पड़े गए, तो उसके जगह पर दूसरे टीचर को एडजस्ट करके काम को पूरा किया जाए, ऐसा होना चाहिए टाइम टेबल। जो हमारे वर्कशॉप है उसको टाइम पर होना कराया जाना चाहिए। जो एग्जाम होंगे या जो भी प्रैक्टिकल होंगे उसको टाइम पर कराया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। जो टाइम टेबल है वो छात्र के स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। मतलब किस समय छात्र अवेलेबल हो पाएंगे, छात्र कितना सीख पाएंगे, और उतना ही उस टाइम टेबल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनावश्यक रूप से एक क्लास को हमने 3 घंटे का रख दिया और स्टूडेंट बैठ के 3 घंटा बात को सुन ही नहीं पा रहे हैं, कामों कर ही नहीं पा रहे हैं। तो एक समय होना चाहिए, 40 मिनट 45 मिनट का एक लेक्चर होना चाहिए ताकि स्टूडेंट बोर ना हो और वो चीजों को मजे से समझे। पॉइंट नंबर 6, फैकल्टी वर्कलोड, संकाय कार्यभार संतुलन। जो फैकल्टी वर्कलोड है उसको बैलेंस होना चाहिए। मतलब टीचर के ऊपर अनावश्यक रूप से बोझ ना हो कि आपको 4 घंटा लेक्चर देना है। वो बीच में 40 मिनट के बाद 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए ताकि उनको चीजों को रिकॉल करके फिर दूसरे बार स्टूडेंट को प्रेजेंट करने में सुविधा हो। पॉइंट नंबर 7, ट्रांसपेरेंसी एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चीजों को सीखने सिखाने के लिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में समन्वय होना चाहिए और दोनों की पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे को समझकर सीखने सिखाने का काम पूरा कर सके। निष्कर्ष रूप में हम लोग पहुंचते हैं कि हायर एजुकेशन में उच्च शिक्षण संस्थानों में समय सारणी शैक्षणिक शासन की रीढ़ है। मतलब टाइम टेबल जो है वो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का रीढ़ है। इससे डिसाइड होता है कि किस समय किस काम को करना है और कितने देर में काम को तैयार कर देना है। यह शिक्षण, सीखने और प्रशासन को सामंजस्यपूर्ण बनाती है जिससे शिक्षा व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से प्रदान की जा सके। मतलब शिक्षा को इफेक्टिव रूप से अगर प्रेजेंट करना है तो टाइम टेबल बनाया जाना जरूरी है। उचित समय सारणी के बिना विश्वविद्यालय में अक्षमता, भ्रम और सीखने में असंतुलन का खतरा रहता है। मतलब अगर समय सारणी ना रहे तो अनबैलेंस हो जाएगा, एजुकेशन पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टेबल को बनाया जाना बहुत जरूरी है और उसके जो रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाना चाहिए, उसका अप्लीकेबल किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।